Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो हमने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक सीरीज जो हमने लॉन्च किया था. सो उसका हिस्ट्री का तो हमने पोर्शन ऑलरेडी कवर अप कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द हिस्ट्रीज ऑल लेसन्स. और पॉलिटिकल साइंस को अभी हमने शुरुआत की है. यस्टरडे आई हैव अपलोडेड लेसन नंबर 1. आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 2, द इलेक्टोरल प्रोसेस. द इलेक्टोरल प्रोसेस यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड ये पूरा आपका लेसन रहेगा. सो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, द पर्सन, द फोटो ऑफ वन पर्सन, श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया. इन्होंने सबसे पहले मतदान किया है. And he exercised his right to vote on 25th October 1951 in Lok Sabha election. लोकसभा की जो चुनाव चल रहे थे, 25 अक्टूबर 1951 में 25 अक्टूबर 1951 में इन्होंने वोटिंग किया था. श्याम शरण नेगी जो कि थे हिमाचल प्रदेश के. ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया. ये आपको ध्यान में रखना है. चलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ही आप कमेंट कर सकते हो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कमेंट नहीं कर सकते. ये ध्यान में रखिएगा. पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर आप चैट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट. Elections have played a major role in the working of India's democracy. In the first lesson we learned about the democracy, यानी कि लोकतंत्र के बारे में तो हमने पहले लेसन में पढ़ा. लेकिन यहाँ पर देखिए, भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें चुनाव का बहुत बड़ा योगदान है. मेजर रोल उन्होंने प्ले किया है. इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन डेमोक्रेसी. ध्यान में रखिएगा बच्चों, चुनाव और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में सबसे यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. And we know that people's representative are selected through elections. और जैसे कि हमें पता है कि चुनाव के माध्यम से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं. Elections help to bring a change in power through peaceful means. देखिएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि विभिन्न राजनीतिक यानी कि चुनाव के कारण शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता परिवर्तन होता है. एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न राजनीतिक जो दल है, they get an opportunity to rule. इनमें से जिसको भी ज्यादा वोट मिलते हैं वो सत्ता पे आ जाते हैं. Policies of the government and life of society also changes. और देखिएगा, शासन की नीतियों में परिवर्तन आता है, चेंज हो जाता है, तो समाज जीवन में भी चेंज अपने आप हो जाता है. We expect that the representatives we elect should be efficient, honest and trustworthy, and that they should respect the opinion of people. यानी कि हमारी जो एक भावना क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं तो वो एक तो एफिशिएंट, कार्यक्षम हो, ऑनेस्ट, ईमानदार हो, एंड ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास पात्र हो, और लोगों की भावनाओं का वो सम्मान करें, ऐसी हमारी सोच रहती है. The electoral process should also be free, fair and reliable. देखिए कि चुनाव प्रक्रिया भी यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, खुली, निष्पक्ष और विश्वसनीय होनी चाहिए. To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. और इसी दृष्टि से देखिए, हमारे भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए एक जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग का यहाँ पर प्रावधान किया गया है. The Election Commission of India and the state level state election commissions conduct all important elections in our country. हमारे भारत देश में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है और हर एक स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर जो राज्य निर्वाचन आयोग काम करता है, इससे पूरे देश में महत्वपूर्ण चुनाव कराए जाते हैं. The entire process of elections from declaring the date of election to the declaration of result is carried out under the direction and control of election commission. देखिएगा कि निर्वाचन की तारीख यानी कि चुनाव कब होने वाले हैं उसकी घोषणा करने से लेकर
चुनाव के परिणाम घोषित करने तक की पूरी जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नियंत्रण में चलती है। The election process is an inseparable component of a comprehensive democratic process। तो यहाँ पर एक ही चीज हमें पता चलती है कि जनतंत्र प्रक्रिया का चुनाव प्रक्रिया एक बहुत ही अविभाज्य घटक है। And in this chapter we will understand the structure, functions and role of the election commission। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग का जो स्ट्रक्चर है उसकी संरचना हम देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, उसके कार्य क्या है, एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन और उसकी जो भूमिका है वो हम उसकी जानकारी ले लेंगे। We will also discuss the reforms required to be made in the electoral process। सो चुनावी प्रक्रिया में कौन कौन से सुधार होना आवश्यक है इसकी भी चर्चा आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। सो चलिएगा बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको एक चीज बतानी है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन। क्या आपको पता है कि प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द एंटायर पॉपुलेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए, लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में पूरी जनता का समावेश करना संभव नहीं है। This resulted in the starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representative who would run the government। यहाँ पर देखिएगा कि जनता द्वारा कुछ लोगों को शासन चलाने के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनने की पद्धति का निर्माण हुआ है। The representatives who form the government are expected to be responsible to the people and give preference to the welfare of the people। यानी कि प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, जनता के कल्याण की उन्होंने प्रधानता देते हुए शासन चलाए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। क्या आपको पता है बच्चों, डू यू नो सुकुमार सेन, he was the first chief election commissioner after independence। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। In 1921 सुकुमार सेन was selected for Indian civil services under the British rule। 1921 में अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा में वो दाखिल हुए। He was given the charge of the election commissioner after the election commission was established in 1950। उन्होंने 1921 में ज्वाइन किया और 1950 में जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई तो चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। So Mr. Sukumar Sen effectively handled the responsibility of the election commission in extremely adverse condition। और बहुत ही प्रतिकूल और विकट परिस्थिति में उन्होंने कुशलता से यह काम जो है ये किया। Let's start election commission। This is the point, यानी कि निर्वाचन आयोग। In India, भारत में The election commission is central to the process of elections। भारत में देखिएगा, भारतीय चुनाव प्रक्रिया के केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल देखिएगा, आर्ट इसको यहाँ पर संक्षिप्त रूप दिया है। आर्टिकल 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and two other commissioners। देखिएगा, भारतीय संविधान की 324वीं धारा के तहत एक स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो उपायुक्त होते हैं, यानी कि वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर कमिश्नर्स अंडर आर्टिकल 324 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा देखने के लिए हमें मिलता है। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट थ्रू होती है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नियुक्ति मिलती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता अबाधित रहे, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बड़ी सरलता से या किसी राजनीतिक कारण से पद से हटाया नहीं जाता। दिस इज नेसेसरी एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। और निर्वाचन आयोग के देखिएगा स्वतंत्र वित्तीय प्रावधान के लिए यह करना जरूरी है। एंड द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। और इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग में स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन।
देखिएगा अन्य सरकारी विभागों में जो कार्यरत अधिकारी है, शिक्षक एवं कर्मचारी है, इनकी मदद से चुनाव प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन में सेपरेट स्टाफ नहीं होता है। और एक चीज है बच्चों, क्या आप जानते हो, डू यू नो, special campaign to create awareness among voters is run for voters registration. The National Voters Day is celebrated for the purpose कि जो नेशनल वोटर्स डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यह विशेष मतदाता जागृति अभियान चलाया जाता है क्योंकि लोगों में इसकी अवेयरनेस हो, इसके लिए। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के कार्य। नंबर 1, प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट, यानी मतदाताओं की सूची तैयार करना। एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 years of age has a right to vote। देखिएगा, जैसे हमें पता है 18 वर्ष पूर्ण आयु वाले हर भारतीय नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट, सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट। और अगर मतदान करना है तो आपका नाम तो मतदाता सूची में, वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए। It is the responsibility of the Election Commission to prepare the list of eligible voters, update the existing voters list and include the names of new voters। तो यह काम किसका है? निर्वाचन आयोग का रहता है कि नए मतदारों को इसमें ऐड करना और जो पहले से ऐड हो चुके मतदार हैं उनका नाम अपडेट करना, उनकी सूची बनाना, यह सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। The Election Commission has the authority to issue identity cards to the वोटर्स। और इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग जो है, यही हमारे वोटर्स आईडी कार्ड भी इशू करते हैं। Why it is required बच्चों? When candidate have only the condition of age as eligibility, why should they give other information to election commission? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि चुनाव में खड़े होने के लिए एज की तो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन why should they give other information to, लेकिन बाकी की इंफॉर्मेशन क्यों पूछते हैं? तो यह आपको गूगल पे सर्च करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और आपके सब्जेक्ट टीचर को आपको दिखाना है। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी। और why are the candidates required to give the information of their property to election commission? और जो भी चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन क्यों देनी पड़ती है? तो इनका आपको थोड़ा सा गूगल पर अपडेटेड नॉलेज लेकर नोट्स बनाना है। व्हाई दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड। नंबर 2, डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम जो है उसको अरेंज करना, यानी कि द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ओनली। देखिएगा कि चुनाव की जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से जो है सो उसका पूरा जो कामकाज करने की जवाबदारी या फिर जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की होती है। The election commission decides when to conduct elections and in how many stages to hold elections in every state। देखिएगा कि किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करवाने हैं, इसका निर्णय कौन लेता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। नंबर 3, स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की छानबीन करना। सो यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, जब इलेक्शन के डेट्स डिक्लेयर होते हैं, चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है, तो उसके बाद द कैंडिडेट्स टू कंटेंट एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट्स द कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो अलग अलग राजनीतिक दल है अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव में खड़ा करते हैं। सम कैंडिडेट्स contest the elections independently without the support of any political party, और कुछ जो है किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न लेते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं।
candidates of political parties as well as independent candidates have to fill the applications which include the information about their own self. देखिएगा, जब ये उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो यहाँ पर उनको महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नामांकन पत्र उन्हें भरना पड़ता है, उसमें उनकी खुद की सारी जानकारी आ जाती है, व्यक्तिगत जानकारी उनको लिखनी पड़ती है. The election commission scrutinizes all applications and allows the eligible candidate to contest the election. और उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है, छानबीन करता है, वो जांच पड़ताल करता है उनके कागजातों की, और उसके बाद किसे लड़ने की अनुमति दी जाए चुनाव, वो डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर मिलता है. नंबर 4, गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. देखिएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यह सबसे बड़ी बात है कि वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुदलीय पद्धति है. न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म, और यहाँ पर नए नए जो पार्टीज है उनका गठन होता ही रहता है. स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज, यानी कि अगर कोई पार्टी में फूट पैदा हो जाती है तो नया कोई तो दल तैयार हो जाता है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, और ऐसे सभी दलों को निर्वाचन आयोग की मान्यता लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट देयर रिकॉग्नाइजेशन वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म ही नहीं हो सकती. इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज अ राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी. देखिए, जैसे कि किसी पार्टी को, राजनीतिक दल की मान्यता को समाप्त करने का भी अधिकार किसी को है, निर्वाचन आयोग को है. The election commission also allots election symbols to the political parties, और निर्वाचन आयोग ये जो राजनीतिक दल है अलग अलग, उनको अलग अलग चुनाव के चिन्ह भी प्रदान करता है. नंबर 5 यहाँ पर देखिए बच्चों, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, कि देखिएगा कि इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना. द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस. देखिए, चुनाव के संदर्भ में अगर कोई भी विवाद छिड़ जाता है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी किस पर होती है, इलेक्शन कमीशन पर होती है. अकॉर्डिंगली, इसी अनुसार, टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट्स एज डिस्क्वालिफाइड और कंडक्ट री इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. सो इसी अनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवाना या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना, यह सब काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है. आप थोड़ा समझ लीजिए बच्चों, वोटिंग इज आवर ड्यूटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वोट करना यह हमारा कर्तव्य भी है और यह हमारा दायित्व भी है. यहाँ पर देखिए, इन दिस फॉलोइंग गिवन पिक्चर, लुक एट, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए, शी इज जस्ट आस्किंग, गवर्नमेंट हैज टू ऑब्जर्व द कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित आचार संहिता का पालन करना सरकार को भी जरूरी है, सरकार को भी उसका पालन करना पड़ता है. पर यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, हु इज सुपीरियर, यानी कि सबसे बड़ा जो अधिकार है, हु इज सुपीरियर, यानी कि सबसे बड़ा अधिकार किसे है, द गवर्नमेंट और द इलेक्शन कमीशन. बराबर है कि नहीं, यानी कि चुनाव आयोग श्रेष्ठ है या सरकार. सो देखिए, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके आंसर्स देख लेते हैं. सो देखिए बच्चों, यहाँ पर विच टू कंडीशंस अमंग फॉलोइंग इज द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि निम्नलिखित में से किन दो कारणों से आचार संहिता का भंग होता है, ऐसा आपको लगता है, यह आपको नोट डाउन करना है. नंबर 1, द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज. क्या जो चुनाव में खड़ा जो पर्सन है, क्या उसने बस्ती के लोगों में घरेलू चीजों का वितरण किया तो उसको वो आचार संहिता का भंग करता है. नंबर 2, प्रॉमिस मेड टू रिजॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इफ इलेक्टेड. अगर वाटर प्रॉब्लम कुछ चल रहा है, जलपूर्ति की समस्या हल करने का आश्वासन वो देता है, तो क्या यह वायलेशन होता है, आचार संहिता भंग करता है. या फिर नंबर 3, टू गो फ्रॉम डोर टू डोर टू मीट वोटर्स एंड रिक्वेस्ट देम टू वोट. घर घर जाकर मतदाताओं से मिलना और उनसे वोट मांगना,
एंड नंबर 4, टू अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू गेट सपोर्ट, या फिर जाति धर्म की दुहाई देकर लोगों से वोट मांगना। सो आपको क्या लगता है बच्चों, विच ऑफ दिस रूल्स वुड यू इंक्लूड इन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वोटर्स? तो ऊपर दिए गए कौन से जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको क्या लगता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो आपको जो गलत है, ठीक है, तो उनकी लिस्ट बनानी है, उनको सॉर्ट आउट करना है और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है। और एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हमने लेक्चर की शुरुआत में पढ़ा, ये हमने वहां पर डिस्प्ले में लिया है फोटो। दिस इज द श्याम शरण नेगी जी, उनका यह पिक्चर है। ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड ही वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश के निवासी जो है श्याम शरण नेगी, वो भारत के पहले मतदाता है। और उन्होंने मतदान कब किया था? 25 अक्टूबर 1951, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब। ये ध्यान में रखना है, ये आपको आईएमपी क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में, ठीक है। सो लेट्स चेक कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, चुनाव की प्रक्रिया आखिर होती कैसी है। यहाँ पर ये चार्ट है, दिस इज ऑल्सो आईएमपी। ड्रॉ द चार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। सो इसका आपको प्रैक्टिस करना ही है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का आपको गठन करना है। देन फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट। सेकेंड पॉइंट आता है कि मतदाता सूचियों की निश्चिति करना है। नंबर 3 यहाँ पर आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि जो चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना, यानी कि उनका नामांकन पत्र भरवाना और उसकी छानबीन करना, स्क्रूटिनी करना। उसके बाद आ जाता है इलेक्शन कैंपेन, यानी कि चुनाव का प्रचार। देन एक्चुअल वोटिंग आ जाती है कि प्रत्यक्ष मतदान आता है। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स आ जाता है, मतदान की गणना करना आता है। एंड देन आ जाता है रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव के परिणाम घोषित किए जाते हैं। एंड लास्ट में रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस, चुनाव से संबंधित विवादों का निराकरण। सो ये है टोटल ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। यह चार्ट भी आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो यहाँ पर देखिएगा रीस्ट्रक्चरिंग, बच्चों ध्यान में रखिएगा कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना, रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्रचना। So the total number of members in Lok Sabha is 543. जैसे कि हमें पता है लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? 543. How are these members selected? इनको कैसे चुना जाता है? Every member represents one constituency. हर एक जो पर्सन है, ठीक है, हर एक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का होता है, प्रतिनिधित्व करता है। It means there are 543 constituencies of Lok Sabha. So इससे हमें पता चलता है लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। Creating constituencies is the responsibility of the Delimitation Commission of Election Commission. देखिएगा इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने का जो काम है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। And the Delimitation Commission does not succumb to any pressure while structuring the constituencies. देखिएगा कि जो सीमांकन होता है डेलिमिटेशन कमीशन या फिर डेलिमिटेशन जो कमीशन है, इसको कहते हैं सीमांकन परिसीमन समिति। सो इनके द्वारा चुनाव आयोग का जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाता है और यह समिति किसी के भी दबाव में आकर काम नहीं करती है। ये तटस्थ रूप से एक सेपरेट स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है जो सरकार पे भी इनके रूल लागू हो जाते हैं। सो यहाँ पर अभी हमने तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सुना। सो व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट? आखिर कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता है क्या? To ensure free and fair election in India, the Election Commission has adopted several measures. देखिएगा कि जो चुनाव भारत में हो रहे हैं, भारत में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव होने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जिन उपायों का कार्यान्वयन किया जाता है उन्हें हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। The code of conduct is one of the major adopted by the election commission. और देखिएगा इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में the election commission has used its powers to control malpractices during elections. कि पिछले कुछ दशकों से निर्वाचन आयोग ने अपने सभी अधिकारों का उपयोग करते हुए चुनाव में जो अनियमितताएं पाई जाती है उनकी रोकथाम करने की कोशिश की है।
The code of conduct explain the rules that are to be followed by the government, political parties and voters before elections and during election. देखिएगा कि चुनाव से कुछ समय पहले और चुनाव के समय सरकार, राजनीतिक दल और जो वोटर्स है उनको चुनाव से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए, यह इस कोड ऑफ कंडक्ट में स्पष्टीकरण दिया है. So even the government cannot violate these rules. अगर गवर्नमेंट ये रूल वायलेट नहीं करती है, सरकार भी इन नियमों का भंग नहीं कर सकती है, ये ध्यान में रखिएगा. So due to the strict observance of the code of conduct in the last few elections, the common voters have become confident. और इसी वजह से सामान्य मतदाता पूरी विश्वासहर्ता से मतदान करता है. देखिए बच्चों, अभी हम लर्न करेंगे कि चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि कौन कौन से चैलेंजेस आ जाते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव करवाने में आने वाली चुनौतियां कौन सी हैं. इफ वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क. अगर हम थोड़ा विस्तार से सोचे कि हमारा भारत देश और हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, उसके कितने फिर जो व्हाट वी से कि निर्वाचन क्षेत्र हो जाते हैं, और जो लोक संख्या है, हमारे देश का विस्तार, मतदाताओं की संख्या, इनको देखते हुए चुनाव करवाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है. एंड द इलेक्शन कमीशन हैज टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ व्हाइल डीलिंग विद दिस चैलेंजेस. तो इसी के लिए निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. सम ऑफ द चैलेंजेस आर मेंशन बिलो. सो कुछ चुनौतियां इस तरह से हैं. नंबर 1 क्या आ जाती है? मिसयूज ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस. चुनाव के समय बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध रूप से लेन देन होता है. द इलेक्शन कमीशन हैज टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी. और उसकी रोकथाम के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ उपाय योजना करनी पड़ती है. Then number 2, many political parties give election tickets to the candidates with criminal background. कुछ प्रत्यक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के होते हुए भी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें टिकट दिया जाता है. And this results not only in criminalization of politics, but the election commission also faces problems in ensuring that election are conducted in free environment. यानी कि जो गुनहगारी का जो बैकग्राउंड रखने वाले लोग होते हैं, उनको भी टिकट दिया जाता है, उनको भी पॉलिटिक्स में लिया जाता है. तो राजनीति का अपराधीकरण होता ही है. और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है, उनको भी निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में चुनाव करवाने में बहुत ही समस्याएं आ जाती है. नंबर 3 देखिए, अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, कि चुनाव के समय होने वाली हिंसा भी एक बड़ी चुनौती है. The extent of violence has increased significantly during elections. चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है. And all political parties should help the election commission to control this violence. और उसकी रोकथाम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग को सहयोग देना होना चाहिए. उसके आगे का जो पॉइंट यहाँ पर दिया है बच्चों, कि टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, कि राजनीति में अपने परिवार का प्रभाव बना रहे. लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट टू देयर ओन रिलेटिव, तो अपने रिश्तेदारों को ही टिकट देते हैं. एंड दिस प्रैक्टिस क्रिएट अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, और इससे पारिवारिक एकाधिकार निर्माण हो जाता है. कि बहुत सारी जगह पे, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, गोवा, गुजरात हो, जहां पर भी आप देखो, वो अपने ही खानदान में से किसी को तो आगे लाते हैं, उसी को ही खड़ा करते हैं. यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वे उनके परिवार का ही ठेका उन्होंने ले रखा है, कि आगे भी जो जाएगा वो सिर्फ उनके ही खानदान से जाएगा, बाकी के लोगों को कभी कभार चांस मिलता है. सो ऐसे भी कुछ मतलबी लोग या फिर चुनावी दल होते हैं. सो क्या आपको पता है बच्चों, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन, की स्वतंत्र भारत का पहला इलेक्शन कब हुआ था? प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट वाज अ चैलेंजिंग टास्क. तब ये उनका वोटर्स का लिस्ट जो है वो बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था. एंड एज मेनी पीपल वर इलिटरेट, तब लोग निरक्षर थे, यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इसलिए मतदान के लिए विशेष पद्धति का आयोजन किया गया था. 20 lakhs steel boxes were made for voting purpose. 20 लाख से भी ज्यादा मतपेटियां तैयार की थी. इलेक्शन सिंबल्स वर स्टक ऑन द बॉक्सेस, हर एक मतपेटी पर इलेक्शन के सिंबल लगाए थे. एंड द वोटर्स वर गिवन द blank ballot paper which they were supposed to drop in the box having the election symbol of the party they wanted to vote for.
यानी कि जो मतदाता है, तो जिस राजनीतिक दल को मतदान करना है उस दल की चुनाव चिन्ह वाली मतपेटी में मतदाता बैलेट पेपर का मतलब होता है कोरा कागज को मोड़ कर डालेगा। सो इससे क्या हुआ, दिस सिस्टम एंश्योर दैट इवन द इलिटरेट पीपल कुड वोट। तो इससे क्या हुआ कि जो अशिक्षित लोग हैं उनको भी मतदान करना इस चीज से आसान हो गया। थोड़ा सोचो बच्चों, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज सफर ड्यू टू फैमिली मोनोपोली इन द पार्टी, कि परिवारवाद से राजनीतिक दलों की कौन सी हानि होती होगी। एंड नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम ऑफ वन वोट वन वैल्यू, और एक वोट एक मूल्य से आपको क्या समझ में आता है। इसके आंसर आपको लिखने हैं सर्च करके और आपके सब्जेक्ट टीचर को दिखाने हैं। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी कि चुनावी सुधार। इलेक्शंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि चुनाव तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह तो हम सबको पता है। एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शंस, और चुनाव पर ही लोकतंत्र का फ्यूचर यानी भविष्य निर्धारित रहता है। इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ सिलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव्ड, यानी कि उचित सुधार करने पर चुनाव प्रक्रिया की जो ये पद्धति है, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव्ड, यानी कि जो भी इलेक्शन प्रोसेस का काम है वो सभी इलेक्शन प्रोसेस की जो पद्धति है, काम करने की पद्धति है, इस पर ही डिपेंड रहता है। एंड सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो, तो इसमें देखिएगा सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड कि व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। तो आपको क्या लगता है बच्चों कि इसमें आगे जाकर कौन से जो रिफॉर्म्स है ये हो सकते हैं। सो चलिएगा थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट इट। देखिएगा पॉइंट नंबर 1 आ जाता है टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो देखिएगा चुनावी सुधार में पहला परिणाम क्या है कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। एंड द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमेन कैंडिडेट्स एंड ट्राई टू इंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड। और इसके हेतु जो राजनीतिक दल है उन्होंने 50% महिलाओं को उम्मीदवारी देनी है और उन्हें चुनाव में विजयी करवाने की कोशिश करनी है। यह पहला कोशिश परिणाम है। देन नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि जो राजनीतिक दल है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले जो उम्मीदवार है उन्हें उम्मीदवारी न दें। दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट। और इसमें क्या होता है बच्चों कि उन्हें स्ट्रिक्टली जो कोर्ट ने दिया हुआ आदेश है, न्यायालयीन निर्णयों का सख्ती से उन्हें पालन करना है। नंबर 3, द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। चुनाव का खर्च सरकार द्वारा होता है। टू एंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस कैन बी स्टॉप। ये गवर्नमेंट क्यों इस पर देखरेख करती है, क्योंकि राजनीतिक दल आर्थिक जो मिसयूज है वो ना कर पाए और चुनाव के समय पैसों का गैर वापर ना हो, इसके लिए। Number 4, representation of the People's Act should be amended so that candidates having criminal background would not be able to participate in elections. यानी कि जनप्रतिनिधि कानून में भी उस दृष्टि से संशोधन करके आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। यहाँ पर देखिएगा कि जैसे हमने देखा कि पहले चुनाव में क्या थे, स्टील की पेटियां थी 20 लाख से भी ज्यादा, लाइक दिस। सो जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन। तो अभी जो चुनाव होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ईवीएम मशीन पे होते हैं। सो इनका एक थोड़ा सा हम जर्नी देखते हैं। The first election in independent India was held in 1951 and 52. पहला जो भारत में चुनाव हुआ वो 1951-52 में। This was the beginning of shaping of democracy through electoral politics. यही से उसके द्वारा चुनावी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आकार देने की शुरुआत हुई। In the initial elections, ballot boxes were used for the purpose of voting. देखिएगा शुरुआत में ये जो बैलेट बॉक्सेस है इसमें जो कोरा कागज है उसे मोड़कर जिस पेटी पर जिस चुनाव का चिन्ह है, यानी कि जिसको जिसको वोट करना है, जिस पार्टी को, तो वो पार्टी के बॉक्स में वो कोरा कागज मोड़कर डालेगा। सो ये था बैलेट बॉक्स का सफर। द यूज ऑफ
ईवीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डिकेड ऑफ 1990, और 1990 से फिर जो ये ईवीएम मशीन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ईवीएम मशीन है ये, और यह क्या है, बैलेट बॉक्स है। तो ईवीएम मशीन का जो उपयोग है 1990 से हुआ। मेनी थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन, और मतदान में यंत्र के उपयोग से कई चीजें भी आसान हो गई। इफ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट्स, दे कुड चूज एन ऑप्शन ऑफ नन ऑफ द अबव, यानी कि इसको कहते हैं नोटा। यानी कि अगर आपको ये जो बटन से देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बटन है, सबसे नीचे आएगा नोटा का भी ऑप्शन। अगर आपको किसी को भी वोट नहीं करना है तो आप इसको प्रेस कर सकते हो। इट हैज बिकम इजी फॉर डिसेबल्ड पीपल दिव्यांग टू वोट, और जो डिसेबल्ड पीपल है दिव्यांग, तो उनको भी आसान हो गया मतदान करने में। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर एंड देयर बाय हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा में मदद हो गई। पेपर कटिंग जो है, यानी कि जो पेड़ है उनको काटना कम हो गया, क्योंकि कागज का तो उपयोग ही यहाँ पर नहीं हो रहा है। इट हैज ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, और इससे क्या होता है, चुनावी परिणाम भी जल्दी आने लगे, क्योंकि ये मशीन से काउंट होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा आप समझ में लीजिए बच्चों। जनरल इलेक्शंस यानी कि लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। इलेक्शन ये सार्वजनिक चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। उसके बाद आता है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब मध्यावधि चुनाव। इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लॉसेस इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट, और इफ द पार्टीज ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट विड्रॉ देयर सपोर्ट, so resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then election are held before the completion of the term, they are called mid term, यानी कि बीच में ही जिनका कार्यकाल चला जाता है। यानी कि दो पार्टीज एक साथ आए हैं, उन्होंने देखिएगा फिर चार्ज ले लिया गवर्नमेंट का, लेकिन बीच में ऐसा हो जाता है कि दूसरी पार्टी कहती है नहीं, हमें इनके साथ काम नहीं करना है, और वो अपना सपोर्ट निकाल लेती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, सरकार बर्खास्त की जाती है, और फिर वापस से मिड टर्म इलेक्शंस लिए जाते हैं, इन्हें कहेंगे आप मध्यावधि चुनाव। बाय इलेक्शंस यानी उपचुनाव। देखिए, इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, विधानसभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइंस, और ड्यू टू हिज और हर डेथ हिज सीट बिकम वैकेंट। देखिएगा, अगर कोई बीच में ही अपना पदभार छोड़ देता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, सो द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दैट वैकेंट सीट, तो उस जो जगह पर जो सीट खाली है उसके लिए वापस से इलेक्शन होते हैं, और इसे कहते हैं बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है, इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन 8 अक्टूबर 2010, कि 8 अक्टूबर 2010 को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक समिति का गठन हुआ। It was decided to add a new facility, voter verified paper audit trail in EVM machine। देखिएगा, इसे कहते हैं कि मतदाता सत्यापित रसीद, इस सुविधा का समावेश करना निश्चित हुआ। बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी द वोटर्स कैन वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपरली, और अपने वोट का सही ढंग से पंजीकरण हुआ या नहीं, इसे जांचने की सुविधा जो मतदान करने वाला व्यक्ति है उसे मिल गई। एंड द पर्पस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टॉप माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, और चुनावी अनियमितताओं को रोकने की दिशा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सो बच्चों देखिए, इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमने चुनावी प्रक्रिया को पढ़ा फ्रॉम वेरियस एंगल्स, हर एक तरीके से हमने इसको पढ़ा। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक जो दल है, इनके बारे में अगले चैप्टर में हम कवर अप करेंगे इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप सबका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है। कीप सपोर्टिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।